हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बेटे क्लास 12th का यूनिट नंबर 5 का वीडियो नंबर 21। तो बेटे ये 5वीं यूनिट का 21वां वीडियो है। और इससे पहले 20 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में लिंक आ जाएगा जिसमें आप यूनिट नंबर 5 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। देखो बेटे, आज के हमारे टारगेट क्या हैं। आज हमारा अटेंशन रहेगा कोलाइडी विलयनों के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो बेटे, कोलाइडी विलयनों के कौन कौन से गुण आज हमें समझने हैं। नंबर 1 तो अणु संख्या गुण या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 2 टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और नंबर 3 रंग या कलर के बारे में पढ़ेंगे। और नंबर 4 पे ब्राउनी गति या ब्राउनियन मोशन के बारे में पढ़ेंगे। और 5वां गुण हम पढ़ेंगे विद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस। और उसके बाद बेटे हम करेंगे कि हमारी बुक में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे हमारे टॉपिक से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे, आज का हमारा टॉपिक है कोलाइडी विलयनों के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बेटे, हमें कोलाइडी विलयनों के कुछ गुण पढ़ने हैं बहुत अच्छे तरीके से, जिससे हम एग्जाम में उसका सही आंसर और बहुत अच्छा आंसर लिखकर आ सकें। ठीक है बेटे, तो हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 पे अणु संख्या गुण या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बेटे, यहाँ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अणु संख्या गुण तो हमने पहले भी पढ़ लिए थे जब हमने पढ़ा था विलियन वाला चैप्टर या सॉल्यूशन जब हमने पढ़ा था। पर बेटे, यहाँ बात आती है कि मान लो आपके पास कोई कोलाइडी विलियन है, तो उस कोलाइडी विलयन के जो अणु संख्या गुणधर्म होते हैं, जैसे हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, या फिर वाष्प दाब और या फिर परासरण दाब, ये सारी बातें हमने अणु संख्या गुणधर्म पढ़े थे किसी सामान्य विलयन के। पर बेटे, यदि इन सारे अणु संख्या गुणधर्मों को हम कोलाइडी विलयन के लिए समझें, तो क्या किसी कोलाइडी विलयन के लिए अणु संख्या गुणधर्म वास्तविक विलयन जैसे ही होते हैं, या वास्तविक विलयन से कुछ ज्यादा मान होता है इनका, या फिर वास्तविक विलयन से कम होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लूं, मैंने मान लो एक एग्जांपल लिया कि हमारे पास एक तो वास्तविक विलयन है। ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से। मान लो हमारे पास एक वास्तविक विलयन है। ठीक है, आपको पता है कि वास्तविक विलयन उस विलयन को कहते हैं जिसमें घोले गए पदार्थ के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। और एक है आपके पास कोलाइडी विलयन। आपको पता है कि कोलाइडी विलयन में कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। तो मान लो आपके पास एक तो वास्तविक विलयन है और एक है बेटे कोलाइडी विलयन, और दोनों में मैंने समान सांद्रता का कोई पदार्थ घोल रखा है, यानी कि दोनों विलयनों की सांद्रताएं बराबर हैं, पर उनमें से एक विलयन तो है वास्तविक विलयन और दूसरा विलयन है कोलाइडी विलयन। तो मुझे बेटे जरा सोच के एक बात बताओ कि जो वास्तविक विलयन होगा उसमें कणों की संख्या ज्यादा होगी, या जो कोलाइडी विलयन होगा उसमें कणों की संख्या ज्यादा होगी। जरा सोच के बताओ ये बात। मैंने आपको कहा कि समान सांद्रता के 2 विलयन हैं, एक तो वास्तविक विलयन है और एक कोलाइडी विलयन है। क्या वास्तविक विलयन में ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे या कोलाइडी विलयन में ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? दोनों में से किस में कणों की संख्या ज्यादा होगी बेटे? तो ज्यादातर बच्चों का सही जवाब आएगा। ज्यादातर बच्चे कहेंगे कि सर जो वास्तविक विलयन होगा उसमें कणों की संख्या ज्यादा होगी। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये वाला आंसर क्यों आया। बेटे, वास्तविक विलयन में कणों की संख्या ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि वास्तविक विलयन में सारे कण अलग अलग होते हैं।
सारे कण क्या होते हैं, अलग अलग, यानी आपस में संगुणित नहीं होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते हैं। जबकि किसी कोलाइडी विलयन की यदि मैं बात करूं, तो कोलाइडी विलयन में क्या होता है कि कण जो होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वे आपस में बेटे जुड़े हुए होते हैं, जुड़े हुए, जुड़कर कुछ समूह या गुच्छे बनाते हैं। क्या बनाते हैं, या तो कुछ समूह कह दो उन्हें, और या फिर आप कह सकते हो गुच्छे, या फिर आप कह सकते हो पुंज, या फिर आप कह सकते हो ग्रुप। तो जो कोलाइडी विलयन होता है ना, मान लो आपने समान सांद्रता का वास्तविक विलयन और उसी सांद्रता का आपने कोलाइडी विलयन लिया है, तो कोलाइडी विलयन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे इन द कंपैरिजन ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। वास्तविक विलयन की तुलना में कोलाइडी विलयन में कणों की संख्या कम होती है, क्योंकि कोलाइडी विलयन में जो कण हैं वे गुच्छों या समूह या पुंज के रूप में रहते हैं। और आपको पता है कि अणु संख्या गुणधर्म वे गुण होते हैं जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो जब कोलाइडी विलयन में कणों की संख्या बेटे कम है, इसका मतलब एक बात स्पष्ट हो गई है कि कोलाइडी विलयन के जो अणु संख्या गुणधर्मों के मान होंगे वे वास्तविक विलयन से कम होंगे, यदि आप समान सांद्रता का वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन बना के उनकी करते हो तुलना। बताओ ये बात समझ में आई क्या? बस इसी पॉइंट को हमें समझना है और इसी पॉइंट को एग्जाम में लिख कर आना है, ठीक है? तो मैं लिख सकता हूं यहां, जब किसी, ध्यान से समझिए बेटे, जब किसी समान सांद्रता वाले, जब किसी समान सांद्रता वाले वास्तविक, जब किसी समान सांद्रता वाले वास्तविक विलयन एवं कोलाइडी विलयन, समझ रहे ना बेटे, जब किसी समान सांद्रता वाले वास्तविक विलयन एवं कोलाइडी विलयन की तुलना की जाती है, तुलना माने कंपैरिजन, तुलना की जाती है, तो क्या होता है? तो मैं लिखूंगा, तो कोलाइडी विलयन में, कोलाइडी विलयन में कणों की संख्या वास्तविक विलयन से, वास्तविक विलयन से कम होती है। ये बात ध्यान रखोगे ना, वास्तविक विलयन से क्या होती है बेटे? कम होती है। मैं इसका कारण भी आपको बता दिया था, मैंने यहां लिख रहा, क्योंकि कोलाइडी विलयन में, क्योंकि कोलाइडी विलयन में कण समूह, समूह लिख दो, और या आप लिख सकते हो पुंज या गुच्छे भी लिख सकते हो, के रूप में होते हैं या रहते हैं या व्यवस्थित होते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो जब पुंज बना के रहेंगे तो कुल कणों की संख्या तो कम ही हो जाएगी। तो हमने लिखा क्योंकि कोलाइडी विलयन में कण समूह या पुंज के रूप में होते हैं, अतः स्पष्ट होता है, अतः स्पष्ट होता है कि, क्या स्पष्ट होता है बताओ? अतः स्पष्ट होता है कि किसी कोलाइडी विलयन के लिए, किसी कोलाइडी विलयन के लिए अणु संख्या गुण धर्मों के मान किसी कोलाइडी विलयन के लिए अणु संख्या गुणधर्मों के मान वास्तविक विलयन से, वास्तविक विलयन से कम होते हैं। अब क्यों होते हैं कम, पता चल गया ना आपको?
तो कोलाइडी विलयन के लिए अणु संख्या गुणधर्म, चाहे वो वाष्प दाब का अवनमन हो, चाहे वो क्वथनांक का उन्नयन हो, या हिमांक का अवनमन हो, ये सारे अणु संख्या गुणधर्म निर्भर करते हैं विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर। और बेटे विलयन में उपस्थित कणों की संख्या की बात करें तो मैंने आपको सिखा दिया है कि जो कोलाइडी विलयन होता है उसमें कणों की संख्या होती है कम, तो कणों की संख्या कम होगी तो जो अणु संख्या गुणधर्म है उनके मान भी कम होंगे, यानी बहुत कम परिवर्तन देखने को मिलेगा यदि आप वास्तविक विलयन से तुलना करोगे किसी कोलाइडी विलयन की। ठीक है, ये बात बेटे आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखेंगे ना सब बच्चे। और अणु संख्या गुणधर्म आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे। चलो तो स्क्रीनशॉट लो बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हमें पढ़ना है टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। देखो बेटे, टिंडल प्रभाव को समझाने के लिए हमने बनाया है एक डायग्राम, एक चित्र बनाया है। इस चित्र को देखो, इस चित्र की खासियत ये है कि इसमें हमारे पास एक बर्तन है बेटे। क्या है? बर्तन। और बर्तन में हमने भर रखा है कोलाइडी विलयन। क्या भर रखा है बेटे? कोलाइडी विलयन। और इस बर्तन के अंदर एक खासियत और है कि हमने इस बर्तन को रख रखा है अंधेरे स्थान पर। कहाँ रख रखा है बेटे? अंधेरे स्थान पर रख रखा है, यानी कि आप इसे किसी ऐसी जगह रखोगे जहां प्रकाश ना हो। तो आप एक बर्तन में कोलाइडी विलयन भरो और उसे अंधेरे स्थान पर रख दो, और बेटे उसमें से प्रवाहित करो या उसमें से गुजारो प्रकाश को। किसे गुजारना है? प्रकाश को, या यूं कह दो प्रकाश किरण पुंज को आपको गुजारना है उस अंधेरे स्थान पर रखे हुए कोलाइडी विलयन में से। तो होगा क्या? देखो यहाँ तो हमने बनाया है प्रकाश स्रोत, ठीक है, या लाइट सोर्स आप इसे कह सकते हो। ये रखा है हमने एक लेंस, जिसे आप कहते हो उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। तो जब प्रकाश की किरणें लेंस से होके गुजरेंगी तो आपको पता है कि प्रकाश की किरणों का मार्ग क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। फिजिक्स में आपने पढ़ा ही होगा इसके बारे में, मैं यहाँ इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिल्कुल भी। हमारा मेन टारगेट है बेटे कि जब प्रकाश गुजरेगा इस अंधेरे स्थान पर रखे कोलाइडी विलयन से, अब ध्यान से समझेंगे सब, बिल्कुल ध्यान से, ध्यान दो जरा। जब प्रकाश अंधेरे स्थान पर रखे हुए कोलाइडी विलयन से गुजरता है तो प्रकाश के चलने का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि प्रकाश कोलाइडी विलयन में किस स्थान से होकर गुजर रहा है। वो मार्ग, वो रास्ता, वो पथ कोलाइडी विलयन के अंदर हमें नजर आता है, दिखाई देता है। और इस घटना को ही हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं बेटे? टिंडल प्रभाव कहते हैं। और ये जो प्रकाश के चलने का शंक्वाकार रास्ता है या शंक्वाकार पथ है, चाहे तो इसे कह दो और चाहे तो इसे कह दो, ये जो शंकु के जैसे पथ हैं या शंकु के जैसे रास्ते हैं, इन शंकु के जैसे रास्तों को हम कहते हैं टिंडल शंकु। क्या कहते हैं बेटे? टिंडल शंकु कहते हैं। ध्यान रखोगे? तो हमें पता चला कि टिंडल प्रभाव क्या है, पता चल गया ना बेटे? तो हम लिख सकते हैं, जब, सबसे पहले तो परिभाषा लिख रहे, जब किसी अंधेरे स्थान पर रखे कोलाइडी विलयन में से प्रकाश को, समझ रहे ना बेटे सब? जब किसी अंधेरे स्थान पर रखे कोलाइडी विलयन में से प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। तो आपको वो रास्ता नजर आएगा
जिस रास्ते से होकर प्रकाश गुजर रहा होगा। और हम बात करें कि कोलाइडी विलयन के अंदर नजर आएगा बेटे, कोलाइडी विलयन के अंदर। ठीक है, तो मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है बेटे? इसे कहते हैं हम टिंडल प्रभाव। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसे कहते हैं टिंडल प्रभाव। ठीक है बेटे। अच्छा, एक चीज बताऊं मैं आपको, एक बात ये ध्यान रखनी कि प्रकाश के मार्ग में दिखाई देने वाला, प्रकाश के मार्ग में दिखाई देने वाला शंक्वाकार पथ, जो मतलब है तो पूरा प्रकाश का रास्ता ही, पर उस रास्ते में, उस मार्ग में, उस पथ में जो पथ कैसा होगा? शंक्वाकार। तो जो पथ शंक्वाकार होता है वो क्या कहलाता है? टिंडल शंकु। क्या कहलाता है बेटे? टिंडल शंकु। इस चीज को ध्यान रखना है कि प्रकाश के मार्ग में दिखाई देने वाला शंक्वाकार पथ टिंडल शंकु कहलाता है। ध्यान रखोगे ना बेटे? क्या कहलाता है? टिंडल शंकु, या आप इसे कह सकते हो टिंडल कोन। टिंडल कोन भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आखिरकार ऐसा हुआ क्यों है? मतलब ऐसा क्यों हुआ है कि जब प्रकाश को हमने किसी कोलाइडी विलयन से गुजारा है तो हमें प्रकाश के चलने का मार्ग क्यों दिखाई देता है? इसका आखिरकार कारण क्या है? बेटे यदि इसके कारण के बारे में हम डिस्कस करें ना, तो इसका कारण संबंधित है आपके भौतिक विज्ञान से या फिजिक्स से। भौतिक विज्ञान में बेटे आप एक टर्म पढ़ते हो, एक शब्द पढ़ते हो, और उस टर्म या उस शब्द का नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या पढ़ते हो बेटे? प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपको पता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी भी माध्यम से होकर गुजरती हैं और उस माध्यम में यदि बहुत सारे कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, तो प्रकाश की किरणें उन पार्टिकल्स से टकराकर इधर उधर बिखर जाती हैं। क्या हो जाती हैं बेटे? बिखर जाती हैं। और जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम में उपस्थित विभिन्न प्रकार के कणों से टकराकर इधर उधर बिखर जाती हैं, तो बेटे बिखरने को ही तो कहते हैं प्रकीर्णन होना, या बिखरने को ही तो कहते हैं स्कैटरिंग होना। तो एक बात यहां ध्यान रखनी है कि यदि हमने भर दिया इसमें वास्तविक विलयन, तो बेटे वास्तविक विलयन के पार्टिकल्स का साइज होता है बहुत छोटा। वास्तविक विलयन के पार्टिकल्स तो साइज में बेटे बहुत छोटे होते हैं। अब कितने छोटे होते हैं? वो होते हैं 1 नैनोमीटर से छोटे, यानी उनका व्यास, उनका डायामीटर होता है 1 नैनोमीटर से कम। और जब उनका डायामीटर, उनका साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, तो जब प्रकाश उनके अंदर से या किसी वास्तविक विलयन के अंदर से होकर गुजरता है, तो वो इतना छोटा पार्टिकल प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित नहीं कर पाता है, यानी कि स्कैटरिंग नहीं दिखा पाता है। तो वास्तविक विलयन जब आने वाले प्रकाश को प्रकीर्णित करेगा ही नहीं, जब स्कैटरिंग होगी ही नहीं, तो हमें वो मार्ग कैसे नजर आएगा? पर कोलाइडी कणों का साइज तो 1 नैनोमीटर से बड़ा है, 1000 नैनोमीटर तक है। जब इनका साइज बड़ा है तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। इसका मतलब ये प्रकाश के आपतित किरणों को बहुत अधिक सीमा तक प्रकीर्णित कर सकते हैं या स्कैटर्ड कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि मान लो प्रकाश की किरणें किसी भी मार्ग से होकर जा रही हैं और वे कोलाइडी कणों से टकराई हैं और टकराकर उनका हुआ है प्रकीर्णन या स्कैटरिंग उनका हुआ है। तो प्रकीर्णन से क्या होगा बेटे कि प्रकाश की किरणें चारों तरफ बिखर जाएंगी, और जब प्रकाश की किरणें प्रत्येक दिशा में बिखर जाएंगी तो उन प्रत्येक दिशाओं में से किसी ना किसी एक दिशा में हमारी आंखें यानी हम होंगे। और उस एंगल से जब आप देखोगे तो आपको नजर आएगा
कि हाँ यार प्रकाश इस मार्ग से होकर गुजर रहा है। तो प्रकाश कभी दिखाई नहीं देता है, परंतु प्रकाश की उपस्थिति में विभिन्न वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। तो जिसे हम सोचते हैं ना कि प्रकाश के चलने का रास्ता है, वो प्रकाश के चलने का रास्ता है ऐसा आपको लग रहा है। वास्तविकता यह है कि प्रकाश उस रास्ते से होकर गुजर रहा है, तो उस रास्ते में उपस्थित जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, वे हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन कणों पर ही प्रकाश की किरणें टकराकर प्रकीर्णित हो रही हैं या विभिन्न कोणों पर परावर्तित हो रही हैं। इस बात को आपको समझना है बेटे। तो हमें एक बात स्पष्ट हुई यहाँ पे, एक बात ये स्पष्ट हुई कि टिंडल प्रभाव का कारण क्या है। मैं लिखूंगा टिंडल प्रभाव का कारण, टिंडल प्रभाव का कारण प्रकाश की किरणों का, टिंडल प्रभाव का कारण प्रकाश की किरणों का कोलाइडी कणों से टकराकर मतलब जो कोलाइडी कण हैं, उन कोलाइडी कणों से टकराएगा ना प्रकाश, तो कोलाइडी कणों से टकराकर प्रकीर्णित होना है। मतलब जो कोलाइडी कण हैं वे क्या करेंगे बेटे, वे प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित कर देंगे, यानी उनकी स्कैटरिंग कर देंगे। ठीक है, बताओ ये बात समझ में आई क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि टिंडल प्रभाव एक प्रकीर्णन है, एक प्रकार का क्या है, प्रकीर्णन गुण दिखाता है। ठीक है, अच्छा एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको, ध्यान से समझिए जरा। देखो बेटे, जो टिंडल प्रभाव है ना, टिंडल प्रभाव केवल निम्न शर्तों पर ही, टिंडल प्रभाव केवल निम्न शर्तों पर ही कार्य करता है। यदि ये स्थिति, ये शर्त, ये कंडीशंस आपको मिल गई हैं तो ही टिंडल प्रभाव काम करेगा, नहीं तो टिंडल प्रभाव काम नहीं करेगा। ठीक है, पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है कि जो कोलाइडी कण है ना आपके, कोलाइडी कणों का आकार जो है बेटे, कोलाइडी कणों का आकार, ध्यान से समझेंगे सब बिल्कुल, कोलाइडी कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से। अब मुझे एक बात बताओ, आपको पता है ना तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं। ठीक है, तरंग दैर्ध्य को इंग्लिश में कहते हैं वेव लेंथ, और इसका रिप्रेजेंटेशन है लैम्डा। इसका संकेत क्या है, इसका सिंबल क्या है, लैम्डा। तो हमने लिखा कि कोलाइडी कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत कम नहीं होना चाहिए। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो कोलाइडी कण हैं उनका साइज यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम होगा, यहां हम बहुत टेक्निकल पॉइंट की बात कर रहे हैं बेटे, यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कोलाइडी कणों का साइज बहुत कम होगा तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, वे बहुत छोटे पार्टिकल्स प्रकाश की उस बड़ी तरंग दैर्ध्य को प्रकीर्णित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपने फिजिक्स में एक बात पढ़ी है बेटे, आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि प्रकाश जो होता है हमारा, सूर्य का प्रकाश कह दो, चलो सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बनता है बताओ। आपको पता है बेटे कि सूर्य का प्रकाश बनता है 7 रंगों से, जिसे आप कहते हो विबज्योर या बैनी आहे पीनाला, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, यही तो 7 रंग आप पढ़ते हो। ठीक है बेटे, और इन 7 रंगों में से यदि मैं आपको यूं पूछ लूं कि यदि सबसे पहले बैंगनी और सबसे बाद में लाल मैंने बोला है, तो बैंगनी और लाल रंग में किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है,
या किस कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो आपके दिमाग में बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, क्योंकि आप फिजिक्स में हो बहुत बड़े धुरंधर। बेटे, जो लाल रंग का प्रकाश होता है उसका तरंगदैर्ध्य होता है सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा, और जो नीला या बैंगनी रंग का प्रकाश है उसका तरंगदैर्ध्य होता है सबसे कम, या यूं कह दो कि सबसे छोटा। तो इसी वजह से जो लाल रंग का प्रकाश होता है ना बेटे, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। दैट इज द पॉइंट टू अंडरस्टैंड वेरी शार्पली। बहुत ध्यान से आपको तेज दिमाग से समझना पड़ेगा। रेड कलर का जो वेवलेंथ है, जो तरंगदैर्ध्य है, वो बहुत ज्यादा है, और ज्यादा तरंगदैर्ध्य जिस प्रकाश का होगा तो उस प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाएंगे कोई से भी पार्टिकल, चाहे वो पार्टिकल आपका वास्तविक विलयन का हो, और चाहे वो कोलाइडी विलयन का हो, और चाहे वो निलंबन का हो। क्योंकि किसी भी लाइट का वेवलेंथ या तरंगदैर्ध्य जितना ज्यादा होता है, वो लाइट या वो प्रकाश उतना कम प्रकीर्णित होता है। और यहाँ यदि हम लाल की तुलना में अध्ययन करें बैंगनी या नीले रंग के प्रकाश का, तो बेटे नीले रंग के या बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य तो बेटे बहुत कम होता है, लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम के लगभग होता है। वैसे तो फिजिक्स में आप पढ़ोगे ही, पर मेरा अंदाजा है कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता होगा, और जो नीले रंग का प्रकाश है उसका तरंगदैर्ध्य लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता होगा। मुझे फिजिक्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, ये मेरा अंदाजा है। सही वैल्यू आपको आपके फिजिक्स के टीचर बताएंगे, वहां से आप सीख सकते हो या आप सीख चुके होंगे। तो बेटे, जो बैंगनी या नीले रंग का प्रकाश है उसका तरंगदैर्ध्य बहुत कम है, और जब उसका तरंगदैर्ध्य बहुत कम है तो उसमें प्रकीर्णन जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा प्रकीर्णन होगा बेटे। और यहाँ भी हम लगभग उसी बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यदि आपका दिमाग बिल्कुल, दिमाग की खिड़कियां आपकी खुली हुई हैं, तो आप समझोगे। हमने लिखा है कि कोलाइडी कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से बहुत कम नहीं होना चाहिए। यदि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्यादा है और कोलाइडी कणों का साइज उसके मुकाबले बहुत छोटा है, तो प्रकीर्णन बिल्कुल भी नहीं होगा, या आप यूं कह दो कि टिंडल प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। जैसे मैं आपको कह दूं कि क्या लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन हो सकता है, या लाल रंग का प्रकाश टिंडल प्रभाव दिखा सकता है, तो आप कहोगे कि सर ज्यादातर चांस तो यह है कि रेड कलर का जो लाइट है वो प्रकीर्णन नहीं दिखा सकता है, या फिर आप यूं कह सकते हो कि उसमें आपको टिंडल प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। मैं आपसे पूछूंगा क्यों नहीं मिलता है बेटे, बताओ। आप कहोगे क्योंकि सर रेड कलर का जो वेवलेंथ है, जो तरंगदैर्ध्य है रेड कलर की लाइट का, वो बहुत ज्यादा है, और रेड कलर की लाइट का वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। और आपके जो पार्टिकल्स हैं, चाहे वे ट्रू सॉल्यूशन के हों, चाहे वे कोलाइडल सॉल्यूशन के हों, और चाहे वे सस्पेंशन के हों, उनका साइज और रेड कलर के वेवलेंथ के साइज में जरा ज्यादा डिफरेंस है। और जब ज्यादा डिफरेंस है तो स्कैटरिंग होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटे, तो आपको ये पॉइंट नंबर ए बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ईमानदारी से, कि कोलाइडी कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से बहुत कम नहीं होना चाहिए। यदि कोलाइडी कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से बहुत कम है तो प्रकीर्णन नहीं होगा, और प्रकीर्णन नहीं होगा तो टिंडल इफेक्ट भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है बेटे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है आपको, कि जो आपका परिक्षेपण माध्यम होता है ना, परिक्षेपण माध्यम, पता है ना परिक्षेपण माध्यम किसे कहते हैं? परिक्षेपण माध्यम कहते हैं विलायक को, जिसमें आप किसी पदार्थ को घोलते हो। परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था बताओ किसे कहते हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था पता है ना आपको? जिस पदार्थ को आप घोल कर रखते हो उसे कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। तो आपको बेटे ध्यान रखना है कि परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षिप्त प्रावस्था का अपवर्तनांक का की जगह के लिख लो,
के अपवर्तनांक में बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। एक ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास जो परिक्षिप्त प्रावस्था है और परिक्षेपण माध्यम है, उनके अपवर्तनांक में, या आप कह सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यदि दोनों के अपवर्तनांक में ज्यादा डिफरेंस होगा तो यहाँ बेटे हमारे पास जो मिक्सचर हमें मिलेगा वो मिक्सचर लगभग ऐसा होगा कि दोनों पार्टिकल्स के साइज अलग अलग होंगे और प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि यदि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक अलग अलग होंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, तो प्रकाश का वेग जहां अपवर्तनांक कम होता है वहां होता है ज्यादा, और जहां अपवर्तनांक ज्यादा होता है वहां प्रकाश का वेग होता है कम। ये सारी बातें आपने फिजिक्स में पढ़ी होंगी। तो यदि परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक बहुत ज्यादा अंतर वाले होंगे, एक दूसरे से बहुत डिफरेंस होंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि लाइट का जो स्पीड है वो दोनों माध्यम में बहुत ज्यादा डिफर करेगा। जब प्रकाश की किरण गुजर रही होगी माध्यम से तो उसका स्पीड बहुत कुछ और होगा, और जब गुजर रही होगी प्रावस्था से, परिक्षिप्त प्रावस्था से, तो उसका स्पीड कुछ और होगा। तो यहाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा लाइट की स्पीड में। तो ऐसी जगह भी हमें स्कैटरिंग या प्रकीर्णन देखने को नहीं मिलेगा। और जब बेटे प्रकीर्णन ही देखने को नहीं मिलेगा तो बेटे टिंडल प्रभाव कहाँ से देखने को मिल जाएगा फिर? ठीक है, चलो इसके कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बता दूं आपको, जिससे टॉपिक आपको हो जाए बिल्कुल क्लियर। आपको पता चल गया टिंडल प्रभाव का क्या मतलब है। टिंडल प्रभाव का मतलब है अंधेरे कमरे में कोलाइडी विलयन रखो, प्रकाश को उसके अंदर से गुजारो, प्रकाश के चलने का मार्ग आपको दिखाई देगा, और जो शंक्वाकार मार्ग होगा उसे आप कहोगे टिंडल शंकु। और बेटे क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये सारी बातें आपको समझनी है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आपने कभी पुच्छल तारा देखा है? पुच्छल तारा बताओ, देखा है या नहीं? बेटे पुच्छल तारा वो होता है जो आप कभी रात को छत पे सो रहे हो और आप ऊपर देख रहे हो आसमान की तरफ, और एक तारा टूट के जा रहा हो और उस तारे की पूंछ भी आपको नजर आ रही हो, और आप कहते हो कि ये है पुच्छल तारा। ठीक है बेटे, पुच्छल तारे की पूंछ नहीं होती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। पुच्छल तारे की पूंछ नहीं होती है, वो तो दिखाई देता है, क्योंकि जब तारा या आपका वास्तविकता में क्या होता है कि कोई उल्का पिंड ही तो होता है, वो क्या होता है? उल्का पिंड। और वो कहीं किसी भी ग्रह का या किसी आकाशीय पिंड का छोटा टुकड़ा टूटा है और टूट के पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र के अंदर और पृथ्वी के वातावरण के अंदर जैसे ही प्रवेश करेगा तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित बहुत सारी गैसें उसके ऊपर लगाएंगी घर्षण, और जब घर्षण उसके ऊपर लगाएंगी तो घर्षण लगने से उत्पन्न होगी ऊष्मा, और जब ऊष्मा या हीट उत्पन्न होगी तो उस टुकड़े में लग जाएगी आग, और जब उस टुकड़े में आग लगेगी तो वो चमकेगा, हमें चमकता हुआ दिखाई देगा। पर जब वो नीचे की तरफ आ रहा होगा, उस पर घर्षण लग रहा लगातार, तो उसके अंदर से बहुत सारी डस्ट भी तो निकलेगी, डस्ट पार्टिकल्स भी तो निकलेंगे, बहुत सारा उसके अंदर से जो है क्या कहना चाहिए, धूल भी तो निकलेगी। और वो जो धूल है वो उस उल्का पिंड या उच्छल तारे के पीछे छूटती चली जाएगी धूल, वो तो पीछे ही रहेगी उसके, और वहां पीछे बना रहेगा एक कोलाइडी विलयन या निलंबन, और प्रकाश उत्पन्न कर ही रहा है वो उच्छल तारा, तो प्रकाश तो वहां उत्पन्न हो रहा है, और वो अपने पीछे जो धूल को छोड़ते हुए आ रहा है वो धूल बना रहा है कोलाइडी विलयन या निलंबन। तो वो प्रकाश उस कोलाइडी विलयन या निलंबन से जब होके गुजरता है तो क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और टिंडल प्रभाव होता है, और टिंडल प्रभाव के कारण हमें ऐसा लगता है कि इस तारे की एक पूंछ भी है और वो भी बहुत चमकदार है, पर वास्तविकता थोड़ा ही है कि उसकी पूंछ है। तो आपका जो पुच्छल तारा है, पुच्छल तारा टिंडल प्रभाव का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है बेटे? अच्छा, एक एग्जाम्पल आप और ध्यान रखना, एक एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हो, आकाश का रंग नीला या आकाश का नीला रंग। अब मुझे एक बात बताओ, आप
यूं बताओ बेटे, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, बता सकते हो? आप कहोगे कि सर हाँ फिजिक्स में हमने पढ़ा था। आपने बेटे बिल्कुल सही पढ़ा था कि आकाश में हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी गैसें तो हैं ही, पर गैसों के अलावा कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। और वे डस्ट पार्टिकल आकाश में बना रहे हैं कोलाइडी विलियन। पृथ्वी के वायुमंडल की बात कर रहे हैं हम बेटे, पृथ्वी के वायुमंडल की। पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं हम, अंतरिक्ष के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है बेटे। तो वायुमंडल में तो बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल्स भी होंगे और बहुत सारा एयर भी होगा, बहुत सारी गैसेस भी होंगी। और जब प्रकाश की किरणें आएंगी ऊपर से, तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग हैं। तो 7 रंग में से कौन से रंग का स्कैटरिंग, कौन से रंग का प्रकीर्णन सबसे अच्छा होगा? तो आपके दिमाग में यह बात बिल्कुल घुस गई होगी कि 7 रंग में से उस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अच्छा होगा जिसका तरंग दैर्ध्य होगा सबसे कम। और बैनी आ है पीनाला, इनमें से सबसे कम तरंग दैर्ध्य लगभग बैंगनी या नीले रंग का प्रकाश का है। तो वो ही प्रकाश उन डस्ट के पार्टिकल्स पर या उन गैस के पार्टिकल्स पर टकराकर क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग उसकी हो जाएगी डस्ट के पार्टिकल्स पर टकराकर। और जब उनकी स्कैटरिंग हो जाएगी तो पूरे आकाश में नीले रंग का प्रकाश बिखर जाएगा। कैसा प्रकाश बिखर जाएगा? नीले रंग का प्रकाश। और हमें आसमान कैसा दिखाई देता है बेटे? नीला दिखाई देता है। ठीक है। अच्छा चलो एक एग्जाम्पल और बता दूं तुम्हें, एग्जाम्पल नंबर 3, ध्यान से समझियो जरा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने समुद्र का जल देखा कभी? समुद्र का नीला रंग, बताओ। समुद्र का नीला रंग देखा है कि समुद्र का पानी यदि रियलिटी में आप नहीं देख पा रहे हो तो आपने टीवी पे तो देखा होगा, मोबाइल में तो देखा होगा। गूगल पे सर्च करके समुद्र का जो है एक वीडियो देखियो। उस वीडियो में आपको बेटे समुद्र या जो सागर है वो कैसा दिखाई देगा? लगभग नीले रंग का दिखाई देगा। क्योंकि बेटे समुद्र का पानी होता है एक कोलाइडी विलियन, उसमें घुले होते हैं बहुत सारे साल्ट और बहुत सारी चीजें घुली होती हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत ही डस्ट भी होती है। तो वो विलियन होता है कोलाइडी विलियन। और जब उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य के प्रकाश में है 7 रंग, और 7 रंगों में से सबसे कम तरंग दैर्ध्य है नीले रंग की। तो नीले रंग का प्रकाश सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है, इसलिए समुद्र का रंग, पानी का रंग कैसा दिखाई देता है बेटे? नीला दिखाई देता है। चलो एक एग्जाम्पल और पढ़ रहे, एग्जाम्पल नंबर 4। अच्छा, आप कभी किसी विशेष स्थान पर गए हो और वहां लगा हुआ हो प्रोजेक्टर। क्या लगा हुआ हो बेटे? प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर का जो रास्ता है वो साफ दिखाई देता है हमें। प्रोजेक्टर मान लो हमारे, चलो एक एग्जांपल ले रहे, मान लो आप पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने गए, सिनेमा हॉल में। और सिनेमा हॉल में आप बिल्कुल लास्ट वाली सीट पर बैठे हो या कहीं भी बैठे हो, तो आपको पता है कि हमारे बिल्कुल बैक साइड में ऊपर की तरफ लगे होते हैं प्रोजेक्टर। क्या लगा होता है? प्रोजेक्टर लगा होता है बेटे। और जब पिक्चर चलती है तो कभी ऊपर की तरफ देखो तो सही। जब ऊपर की तरफ आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा उस प्रकाश के चलने का मार्ग, जो प्रकाश प्रोजेक्टर से निकल रहा है और सामने लगी हुई स्क्रीन पर जा रहा है। तो वो रास्ता बेटे आपको नजर आएगा। और वो रास्ता नजर आ रहा है तो जब प्रकाश किसी कोलाइडी विलियन से गुजरता है अंधेरे स्थान पर और उसका मार्ग नजर आता है, तो उस घटना को ही तो कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो प्रोजेक्टर हमें दिखाता है टिंडल प्रभाव। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, आपने कभी सर्कस की लाइट देखी है कि आपके शहर में या आपके कस्बे में कभी सर्कस लगा हो और आप अपनी छत पे लेटे हुए हो और आप देख रहे हो कि वो लाइट जा रही, ऊपर से सर्कस की लाइट जा रही, सर्कस की लाइट। तो सर्कस की लाइट हमें दिखाई देती है आसमान में। बहुत दूर से कहीं सर्कस चल रहा हो तो वहां की भी लाइट दिखाई देती है, क्योंकि वो लाइट, वो प्रकाश, क्योंकि हमारे वातावरण में होती है धूल। और धूल जो है एक कोलाइडी विलियन है जिसे आप एरोसोल भी कहते हो। क्या कहते हो? एरोसोल, यानी कि हवा में सॉलिड का घुल जाना, ठोस का घुल जाना। तो डस्ट के पार्टिकल्स तो ठोस है बेटे। तो वहां आपको सर्कस की लाइट भी दिखाई देती हैं। और बेटे
सर्कस की लाइट आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये भी कौन सा गुण है या कौन सी घटना है? टिंडल प्रभाव है। ठीक है। अच्छा, कमरे में किसी रोशनदान से कमरे में किसी रोशनदान से प्रकाश का आना। ठीक है। मान लो ये वाली घटना आपको तब दिखाई देगी जब आप कमरे में या तो झाड़ू लगा रहे हो या आपने कमरे में झाड़ू लगा ली हो। उसके बाद आपके कमरे में कोई रोशनदान है और उस रोशनदान से आ रहा है प्रकाश, लाइट। तो प्रकाश के चलने का मार्ग आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और उस मार्ग में उपस्थित डस्ट के जो मोटे पार्टिकल्स हैं वे भी दिखाई देंगे। तो ये भी तो बेटे प्रकीर्णन के कारण ही संभव हुआ है। इसे भी तो हम क्या कह सकते हैं? टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट। ठीक है बेटे, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, फिर अगली बात करेंगे हम। स्क्रीनशॉट लो बेटे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। अच्छा बेटे, एक बात बताऊंगा तुम्हें बहुत बढ़िया, एक हेडिंग लिखेंगे हम, नोट। मुझे थोड़ा सा एक बात बताओ आप, मुझे यूं बताओ बेटे कि जो वास्तविक विलयन होता है ना, वास्तविक विलयन, इस वास्तविक विलयन के यदि मैं कणों के आकार के बारे में बात करूं कि हम चलो इसके कणों के आकार के बारे में बात कर रहे, तो आप मुझे क्या बताओगे कि वास्तविक विलयन के कणों का आकार कितना होता है? क्या बताओगे? 1 नैनोमीटर से कम ही तो बताओगे बेटे। तो मैं यहां लिखूंगा कि वास्तविक विलयन के कणों का आकार बहुत छोटा होता है। तो बेटे वास्तविक विलयन के कणों का आकार होता है बहुत छोटा। आप लिख सकते हो अर्थात 1 नैनोमीटर से कम। तो जो आपके पास वास्तविक विलयन होता है बेटे, उसके कणों का आकार होता है बहुत छोटा और नीले रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से भी बहुत छोटा होता है, यानी 4000 एंगस्ट्रॉम से भी बहुत छोटा होता है। तो वास्तविक विलयन के कणों का आकार बहुत छोटा होता है। अतः वास्तविक विलयन के कण, वास्तविक विलयन के कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकते बेटे? वास्तविक विलयन के कण। अतः ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। तो आपको यदि वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव देखना हो तो बेटे वास्तविक विलयन तो टिंडल प्रभाव दिखा ही नहीं सकते हैं। पर यदि यहां मैं एक और बात जोड़ूं, परंतु निलंबन के कणों का आकार, परंतु निलंबन के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है। मैं यूं लिख दूं कि आकार जो है वो बड़ा है कितने से? 1000 नैनोमीटर से। ठीक है। तो हमने लिखा परंतु निलंबन के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़े का मतलब यूं नहीं कि उसका आकार कुछ मीटर में होगा या कुछ किलोमीटर में। बहुत बड़े का मतलब 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा आकार। ठीक है। अतः ये प्रकाश का प्रकीर्णन
करते हैं, ये प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं बेटे। कौन? निलंबन। अतः स्पष्ट होता है, अतः स्पष्ट होता है कि ये टिंडल प्रभाव भी क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं, या दिखाते हैं, लिखो दिखाते हैं। तो आप केवल ऐसा नहीं सोचोगे कि टिंडल प्रभाव केवल कोलाइडी विलयन ही दिखा सकते हैं। बेटे निलंबन भी टिंडल प्रभाव दिखाते हैं और 100% दिखाते हैं। जो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा वो होगा केवल वास्तविक विलयन। ठीक है, चलो एक बात बताऊंगा मैं आपको बहुत अच्छी। नंबर 2 पे हम जो बात करेंगे, नंबर 2 पे हम बात करेंगे बेटे। नंबर 1 पे तो हमने पढ़ा अणु संख्या गुणधर्म, नंबर 2 पे हमने पढ़ लिया टिंडल प्रभाव, नंबर 3 पे जरा थोड़ी सी बात करो रंग की, रंग या कलर। यदि कोई आपके पास कोलाइडी विलयन है तो अलग अलग कोलाइडी विलयनों का रंग होता है अलग अलग। मान लो आपके पास 10 तरह के कोलाइडी विलयन है तो हर एक कोलाइडी विलयन का कलर अलग अलग हो सकता है, या यूं कह दो कि अलग अलग होता ही है, भले ही उनके कलर में थोड़ा बहुत अंतर हो। अब यहाँ हमें किस तरीके से समझ में आएगा कि उनका कलर अलग अलग क्यों होता है? बेटे किसी भी कोलाइडी विलयन का कलर या रंग निर्भर करता है उसके कोलाइडी कणों के आकार पर और उनकी आकृति पर, क्योंकि कोलाइडी विलयन के कणों का आकार का एक बड़ा रेंज है। बड़ा रेंज का मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, तो ये तो बहुत बड़ा रेंज है। और इस रेंज में तो जो बहुत तरह के कोलाइडी विलयन बन सकते हैं, मीन्स उनके कणों का आकार कई प्रकार का हो सकता है और कण की आकृति तो हो ही सकती है अलग अलग प्रकार की। तो यहाँ सीधी सी बात आपको एक ध्यान रखनी है कि किसी दूसरी चौक ये खराब हो गई, हमें ध्यान रखना है बेटे किसी कोलाइडी विलयन का रंग उसके कणों के आकार व आकृति पर निर्भर करता है। ये चीज आपको बस ध्यान रखनी है बेटे, आकार व आकृति पर निर्भर करता है कोलाइडी विलयन का कलर। किसके आकार व आकृति पर? कोलाइडी कणों के आकार व आकृति पर। तो मैं लिख सकता हूं बेटे, अतः स्पष्ट होता है कि कोलाइडी कणों का आकार व आकृति बदलने पर, आकार व आकृति बदलने पर कोलाइडी विलयन का रंग भी बदल जाता है, रंग भी बदल जाता है। ये चीज आपको बेटे ध्यान रखनी है। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम एक बहुत अच्छी बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लो बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, हमें जो चौथी बात पढ़नी है वो है ब्राउनी गति। क्या है बेटे? ब्राउनी गति या ब्राउनियन मोशन। तो इसके बारे में यदि हम बात करेंगे तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था कि जो द्रव है, द्रव के अणु लगातार अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, जिगजैग मोशन करते रहते हैं,
और इस अनियमित गति को ही हम कहते हैं ब्राउनी गति। अब यदि कोलाइडी विलयनों की बात हम करें तो कोलाइडी विलयनों की ब्राउनी गति हमेशा देखने में आती है कि कोलाइडी विलयन भी लगातार अनियमित रूप से गति करते हैं। पर बेटे कोलाइडी विलयन को देखने के लिए तो हमें चाहिए क्या? शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, यहां से लिख रहा बेटे, ध्यान से देखियो, शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यानी पावरफुल माइक्रोस्कोप। शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि कोलाइडी विलयन के कण लगातार अनियमित गति या अनियमित गति को आप कह सकते हो टेढ़ी मेढ़ी गति, या आप कह सकते हो जिग जैग मोशन करते रहते हैं। ठीक है बेटे, अनियमित गति करते रहते हैं कौन? कोलाइडी कण। इस गति को ही ब्राउनी गति कहा जाता है। अब इसे ब्राउनी गति क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज बताओ किसने करी थी? इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इस गति की खोज की थी, इसलिए इसे हम कहते हैं ब्राउनी गति। और बेटे रॉबर्ट ब्राउन ने जितनी खोज की थी उससे भी ज्यादा हद है इस ब्राउनी गति की। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा था कि उन्होंने एक ग्लिसरीन का ड्रॉप लिया था, एक ग्लिसरीन की बूंद, और उस ग्लिसरीन की बूंद को, जैसे मैं आपको कह दूं कि मेरे पास एक कांच की पट्टी है जिसे आप कहते हो स्लाइड, क्या कहते हो? स्लाइड। और स्लाइड पे उन्होंने ग्लिसरीन की बूंद डाल ली थी एक, और उसके ऊपर डाले थे कुछ पुष्प के परागकण। क्या डाले थे बेटे? जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन या परागकण, वे परागकण डाल दिए और माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने देखा तो ये परागकण अनियमित रूप से गति कर रहे थे। इस तरीके से परागकण कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया। तो यदि किसी एक परागकण को आप टारगेट बनाओ और देखो तो परागकण इस ग्लिसरीन की सतह पर यानी द्रव की सतह पर अनियमित रूप से गति करता हुआ उन्हें नजर आया। किन्हें नजर आया? रॉबर्ट ब्राउन को। और रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि किसी भी द्रव के पार्टिकल अनियमित रूप से गति करते रहते हैं लगातार। ठीक है, पर उन्होंने तो उस गति को देखा था जो केवल सतह पर हो रही थी। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से समझियो। रॉबर्ट ब्राउन ने उस गति को नोटिस किया था जो गति किसी भी द्रव की सतह पर, माने ग्लिसरीन की सतह पर हो रही थी, और उस गति को कहा गया था ब्राउनी गति या ब्राउनियन मोशन। पर बेटे क्या द्रव के पार्टिकल्स केवल द्रव की सतह पर ही अनियमित रूप से गति करते हैं? ऐसा तो बेटे बिल्कुल भी नहीं है। ब्राउनी गति या जिगजैग मोशन या टेढ़ी मेढ़ी गति या अनियमित गति या ब्राउनियन मोशन, यह तो बेटे द्रव की गहराई में भी होती है। तो यदि आपके पास कोई बर्तन है
और उस बर्तन में आपने भर रखा है कोई द्रव। क्या भर रखा है? द्रव। तो द्रव के अणु सतह पर तो गति करेंगे ही, पर बेटे सतह के अंदर भी वे अनियमित रूप से लगातार गति करते रहेंगे। और इस अनियमित गति को ही हम कहते हैं क्या बेटे? बताओ क्या कहते हैं? ब्राउनी गति। क्या कहते हैं बेटे? ब्राउनी गति कहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ब्राउनी गति केवल सतह पर ही नहीं होती है। और एक बात और बता रहा, बहुत अच्छी ध्यान से समझो। ब्राउनी गति का कारण, ब्राउनी गति का कारण कोलाइडी कणों का, कोलाइडी कणों का माध्यम के कणों से, माध्यम के कणों से लगातार टकराते रहना, टकराते रहना होता है। तो जो कोलाइडी कण होते हैं बेटे, वे माध्यम के कण से लगातार टकराते रहेंगे, माध्यम के कणों से, इसलिए उनके मार्ग लगातार बदलता रहता है, इसलिए ब्राउनी गति संभव है। तो यहाँ इसमें समझना पड़ेगा बिल्कुल इस बात को कि कोलाइडी कण किससे टकराते हैं? माध्यम के कणों से टकराते हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। मैं यदि आपको कह दूं कि यदि कोलाइडी कणों का आकार, यदि कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होता है, मान लो आपके पास कोलाइडी विलयन है और उसके कणों का आकार बड़ा है, बड़े का मतलब रहना तो है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में ही, पर थोड़ा 1000 नैनोमीटर की तरफ, यानी बड़ा होता है। तो ब्राउनी गति, तो ब्राउनी गति, बताओ यदि कणों का आकार बड़ा होगा तो बेटे ब्राउनी गति तेजी से होगी या धीमे से होगी? बताओ, आकार बड़ा होगा तो ब्राउनी गति बेटे मंद हो जाती है, स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो हम लिखेंगे यदि कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होता है तो ब्राउनी गति मंद होती है। तो बड़े बड़े कोलाइडी कण, उनकी ब्राउनी गति होगी स्लो, या यूं कह दो उनकी ब्राउनी गति का वेग होगा क्या? कम होगा बेटे। और एक बात और बताऊं बहुत अच्छी, ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर ब्राउनी गति तेजी से होती है, या आप कह सकते हो कि ब्राउनी गति का वेग बढ़ जाता है, ऐसा भी तो कह सकते हो आप। यदि ताप बढ़ाओगे तो ब्राउनी गति बेटे तेजी से होती है, या यूं कह दो कि उसमें वृद्धि हो जाती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और एक चीज बहुत काम की है, उसे भी सीख लो। ब्राउनी गति समय के साथ, समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। मतलब आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि ये सारी बातें बेटे हम कोलाइडी विलयन के लिए पढ़ रहे हैं, कि यदि आपके पास कोई कोलाइडी विलयन है और उसके कण कर रहे हैं ब्राउनी गति, तो ब्राउनी गति हमेशा करते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ब्राउनी गति अभी तो कर रहे थे और 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद या 2 महीने बाद इन्होंने ब्राउनी गति करनी बंद कर दी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है बेटे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। रखेंगे ना ध्यान? ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा बहुत बढ़िया। ब्राउनी गति से, ब्राउनी गति से गतिज ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा की संपुष्टि होती है।
संपुष्टि होती है। इसका मतलब पता क्या है, क्योंकि कोलाइडी कण ब्राउनी गति कर रहे हैं, और कोलाइडी कण बेटे यदि ब्राउनी गति कर रहे हैं तो इसका मतलब कोलाइडी विलयन के कणों में गतिज ऊर्जा है। इस बात को हम प्रूव कर सकते हैं किसकी सहायता से, ब्राउनी गति की सहायता से। ठीक है। अच्छा, एक बहुत बढ़िया पॉइंट है बेटे, ध्यान से समझिए। ब्राउनी गति गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को निरस्त कर देती है। तो यदि कोलाइडी कण लगातार ब्राउनी गति करते हैं तो इसका मतलब यह है कि ब्राउनी गति कर रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यदि वे ब्राउनी गति नहीं करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल उन पर प्रभाव जरूर डालेगा और वे कण बैठ जाएंगे बर्तन की तली में, जैसा होता है निलंबन के साथ। ठीक है बेटे। अच्छा बेटे, एक बात और बताऊं, ब्राउनी गति से ये भी शायद काम आ जाएगा आपके, ब्राउनी गति से आवोगाद्रो संख्या का निर्धारण होता है। आपको पता है ना आवोगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23। किसी भी पदार्थ के एक मोल में जितने कण उपस्थित होते हैं उसे कहते हैं आवोगाद्रो संख्या। तो मान लो हमारे पास किसी भी पदार्थ का विलयन है और उसमें हमने घोल रखा है 1 मोल, तो 1 मोल से आपको यदि ब्राउनी गति की हम बात करें तो ब्राउनी गति क्या करती है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को इक्वल डिस्टेंस पर मेंटेन रखती है। ये बात थोड़ी लॉजिकल है, ध्यान से समझनी पड़ेगी। मैं कह रहा कि यदि मान लो कोलाइडी विलयन है और कोलाइडी विलयन में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ब्राउनी गति कर रहे हैं, तो ब्राउनी गति के कारण वे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ गुच्छे नहीं बनेंगे, चिपकेंगे नहीं। यानी कि उससे क्या होगा कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म रहेगा, और जब बीच का डिस्टेंस यूनिफॉर्म रहेगा तो यदि आपने एक छोटे से आयतन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लिए हैं गिनकर, तो आप उस छोटे से आयतन की गुणा कर दो उस बड़े से आयतन से, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएंगे पूरे बर्तन में, और फिर हम देखेंगे कि पूरे बर्तन में हमने कितना पदार्थ घोल रखा था। तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बेटे, कि आपने कितना पदार्थ घोला था और घुलने के बाद कितने पार्टिकल्स हो गए हैं। और ये सारी चीजें गैसीय अवस्था में भी हेल्प करती हैं, क्या निकालने में, किसका निर्धारण करने में, आवोगाद्रो संख्या का निर्धारण करने में हेल्प करती हैं बहुत अच्छे तरीके से। कि आप छोटे से आयतन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लो और फिर उन छोटे से आयतन को पूरे आयतन से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, तो आपको पूरे बर्तन में या पूरे सिलेंडर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। इस तरह आप आवोगाद्रो संख्या को देख सकते हो कि आवोगाद्रो संख्या वास्तविकता में सच्चाई है या नहीं है। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर बहुत अच्छी बात करेंगे हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, नंबर 5 पे हमें पढ़ना है विद्युत कण संचलन, या आप इसे वैद्युत कण संचलन भी कह सकते हो, या इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब विद्युत कण संचलन या वैद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा यहाँ। चित्र को समझने से पहले कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी बेटे, और उसमें सबसे पहली बात यह है कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं ना, कोलाइडी विलयनों की अंदर एक खासियत होती है बेटे। इनमें खासियत ये होती है कि कोलाइडी विलयनों में होते हैं कोलाइडी कण, और बेटे कोलाइडी कणों पर होता है कोई ना कोई आवेश। या तो सारे कोलाइडी कणों पर होता है धन आवेश, और या फिर सारे कोलाइडी कणों पर होता है बेटे ऋण आवेश। इस बात को अपने दिमाग में घुसा लो बिल्कुल एकदम। जो कोलाइडी विलयन होता है ना, उसके अंदर होते हैं कोलाइडी कण, और कोलाइडी कणों पर या तो होता है धन आवेश
और कोलाइडी कणों पर या फिर होता है ऋणावेश। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि आधे कोलाइडी कणों पर धन आवेश है और आधे कोलाइडी कणों पर ऋण आवेश है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा कोई भी विलयन जिसमें आधे पार्टिकल्स पर तो हो पॉजिटिव चार्ज और आधे पार्टिकल्स पर हो नेगेटिव चार्ज, तो उस विलयन को तो आप कहोगे वास्तविक विलयन या विद्युत अपघटय का विलयन। पर बेटे कोलाइडी विलयन और वास्तविक विलयन में तो बहुत अंतर होता है। कोलाइडी कणों की खासियत यह है कि इनके कण या तो सारे के सारे A to Z पॉजिटिवली चार्ज होंगे और या सारे के सारे A to Z नेगेटिवली चार्ज होंगे। अब इनके ऊपर आवेश क्यों आएगा उसे हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। अभी हम बात करेंगे कि हमें पता चल गया कि कोलाइडी कण या तो धनावेशित होते हैं या फिर ऋणावेशित होते हैं। और जब किसी कोलाइडी विलयन के आप विद्युत क्षेत्र उसके दोनों तरफ लगाते हो या कोलाइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखते हो, तो कोलाइडी कण किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। भाई कोलाइडी कण या तो सारे धनावेशित होंगे और या तो सारे ऋणावेशित होंगे, तो किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर सारे पार्टिकल्स गति करने लगते हैं और इस गति को ही हम कहते हैं विद्युत कण संचलन। क्या कहते हैं बेटे? विद्युत कण संचलन। जैसे यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहा कि U आकार की एक नली है और नली में हमने भर रखा है AS2S3 का कोलाइडी विलयन। ठीक है, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन भर रखा है जो एक ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन होता है। मींस इसके पार्टिकल होते हैं नेगेटिवली चार्ज। देखो हर एक पार्टिकल पे मैंने माइनस चार्ज लगा रखा है और आपने लगाए प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड, इसे तो बनाया आपने एनोड और इसे बनाया कैथोड। तो जितने भी ऋण आवेशित कोलाइडी कण हैं वे सारे के सारे मींस A to Z सारे के सारे एनोड की ओर गति कर रहे हैं और यहां जाकर ये हो जाएंगे इकट्ठे। इस गति को ही हम कहते हैं विद्युत कण संचलन या विद्युत कण संचलन। तो परिभाषा में आप क्या लिखोगे? परिभाषा में आप लिखोगे विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आवेशित, वैसे तो कोलाइडी कण सारे ही आवेशित होते हैं, आवेशित कोलाइडी कणों का, आवेशित कोलाइडी कणों का किसी एक दिशा में, किसी एक इलेक्ट्रोड लिखो बेटे, किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर, किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करना, किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करना विद्युत कण संचलन कहलाता है। बताओ समझ में आया क्या बेटे आपको? तो इसे कहते हैं विद्युत कण संचलन कि जो आपके कोलाइडी कण है किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे, या तो एनोड की ओर या तो कैथोड की ओर। जैसे ये सारे ऋण आवेशित कण थे, ऋण आवेशित कोलाइडी कण थे, तो इन सब ने धन आवेशित इलेक्ट्रोड यानी एनोड की ओर गति की है। किसकी ओर गति करी है बेटे? धन आवेशित एनोड की ओर। जैसे यहाँ एग्जांपल हम इसे ही लिख लें, जब U आकार की नली में, U आकार की नली में AS2S3 का ऋण आवेशित, AS2S3 का ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन भरकर, एक कोलाइडी विलयन भर लो, उसमें
प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड डुबाए जाते हैं, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड डुबाए जाते हैं, तो क्या होता है? तो ऋण आवेशित कोलाइडी कण, बताओ ऋण आवेशित नहीं है क्या वे सारे? ऋण आवेशित कोलाइडी कण एनोड की ओर, नींद तो नहीं आ रही किसी को? कभी सो जाओ। एनोड की ओर गति करने लगते हैं, एनोड की ओर गति करने लगते हैं। तो ये सारे बेटे एनोड की तरफ गति कर रहे, इसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत कण संचलन कहते हैं। ठीक है, चलो इसके कुछ छोटे मोटे अनुप्रयोगों के बारे में बात कर रहे कि विद्युत कण संचलन का अनुप्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, अनुप्रयोग कह दो या आप कह सकते हो एप्लीकेशन। चलो देख रहे कि इसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ है। ठीक है, अनुप्रयोग में नंबर 1, सबसे पहली बात तो यह है कि जल के शुद्धिकरण में बेटे आप विद्युत कण संचलन का प्रयोग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कि जल में जो अशुद्धियां होती है ना, वे ज्यादातर ऋण आवेशित अशुद्धियां होती हैं। तो यदि आप जल को बर्तन में भरो और एक एनोड और एक कैथोड लगाओ, धारा प्रवाहित करो, तो ऋण आवेशित अशुद्धियां सारी इकट्ठी हो जाएंगी। कहाँ जाकर? एनोड पर। जैसे ये ऋण आवेशित अशुद्धियां सारी कहाँ जा रही हैं बेटे? एनोड पर। तो आपका कुछ समय बाद जल कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो फैक्ट्रियों की चिमनियां होती है ना, फैक्ट्रियों की क्या होती है? चिमनियां। तो मैं लिख दूं, चिमनियों से विषैली गैसों को अलग करने में। तो जो चिमनियों में विषैली गैसें होती है ना बेटे, उन विषैली गैसों को आप अवक्षेपित कर सकते हो, अलग कर सकते हो। क्योंकि विषैली गैसें या तो होंगी ऋणावेशित और या फिर होंगी धनावेशित। तो ऋणावेशित होंगी तो उन्हें एनोड पे इकट्ठा कर लो, और धनावेशित होंगी तो उन्हें कहाँ इकट्ठा कर लो? कैथोड पर। और आप प्रयोग कर सकते हो किसका? आप प्रयोग कर सकते हो बेटे विद्युत कण संचलन का। ठीक है, तीसरा अनुप्रयोग, तीसरे अनुप्रयोग में हमें पढ़ना है कोलाइडी रंजकों से। अब मुझे एक बात बताओ, आपको पता है ना रंजक किसे कहते हैं? रंजक कहते हैं कलर को। धातु की प्लेट को रंगने में, मान लो आपके पास कोई धातु की प्लेट है और उसके ऊपर आपको कोई रंजक या डाई या कलर करना है, तो कलर का तो ले लो कोलाइडी विलयन, और वो कोलाइडी विलयन या तो धनावेशित होगा या ऋणावेशित होगा। मान लो वो कोलाइडी विलयन धनावेशित है, तो आप जिस प्लेट के ऊपर कलर करना चाहते हैं उस प्लेट का आप बना दो क्या? कैथोड। क्योंकि धन आवेशित कोलाइडी विलयन किसकी तरफ खींचेगा? कैथोड की तरफ। तो जिस पर कलर करना है उसका तो बना दो आप कैथोड, और कोलाइडी विलयन आप भर दो यहाँ। तो सारा कोलाइडी विलयन के जो कोलाइडी कण है वहां उसके ऊपर जाएंगे और चिपकना शुरू हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि कोलाइडी रंजक या कोलाइडी कलर धातु के ऊपर पेंट के रूप में या कलर के रूप में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक अनुप्रयोग और है। एक अनुप्रयोग ये है कि जो लेटेक्स होता है ना, लेटेक्स, आपको पता है लेटेक्स क्या होता है? लेटेक्स से, अभी बता रहा बेटे, वैसे पता होना चाहिए आपको लेटेक्स किसे कहते हैं। जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उन्हें तो पता ही होना चाहिए। लेटेक्स से धातुओं के ऊपर रबड़ चढ़ाने में,
मान लो कोई धातु है और उस धातु के ऊपर आपको चढ़ानी है रबड़। तो धातु के ऊपर रबड़ चढ़ाने के लिए आप प्रयोग करोगे लेटेक्स का। अब सवाल फिर दोबारा वही आ रहा है, सर लेटेक्स का मतलब क्या है? लेटेक्स का मतलब कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें तोड़ने पर, जिनकी पत्ती तोड़ने पर या कोई शाखा तोड़ने पर उनके अंदर से निकलता है सफेद रंग का दूध। सफेद रंग का दूध निकलता है, बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं। और वो जो सफेद रंग का दूध होता है ना, उस दूध को ही कहते हैं लेटेक्स। क्या कहते हैं बेटे? उस सफेद दूध को ही हम लेटेक्स कहते हैं। और लेटेक्स में होता है रबड़, और रबड़ बनाता है एक कोलाइडी विलयन, और वो कोलाइडी विलयन या तो धनावेशित होता है या तो ऋणावेशित होता है। तो यदि वो धनावेशित है या ऋणावेशित है तो उसके विपरीत आवेश को आप दे दो किसी भी धातु की प्लेट को, और उसे विपरीत आवेश वाला इलेक्ट्रोड बनाओ और बना के धारा प्रवाहित करो, तो आपकी रबड़ चढ़ जाएगी उस धातु के ऊपर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटे, फिर अगली बात करेंगे हम। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, हमारी एनसीईआरटी की बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं। ध्यान से देखेंगे बेटे। एक तो अभ्यास का 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या प्रेक्षण होंगे, यानी आपको क्या दिखाई देगा। प्रयोग करेंगे हम, उससे आपको क्या प्रेक्षण या क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा। नंबर 1, जब प्रकाश किरण पुंज कोलाइडी सॉल में से गमन करता है। तो जब प्रकाश कोलाइडी विलयन यानी कि कोलाइडी सॉल में से गुजरता है तो बेटे प्रकाश के चलने का मार्ग दिखाई देता है, क्योंकि वहां होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है बेटे? प्रकाश का प्रकीर्णन। और इस प्रभाव को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव, और जो शंक्वाकार रास्ता वहां बनता है उसे कहते हैं टिंडल शंकु। तो पहले का उत्तर में तो आपको टिंडल प्रभाव उन्हें समझाना है। और तीसरा पार्ट है, जो 15वें क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, वो भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है, जब कोलाइडी सॉल में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। बेटे कोलाइडी सॉल का मतलब कोलाइडी विलयन, उसमें से जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो कोलाइडी कण यदि धन आवेशित होंगे तो कैथोड की तरफ आकर्षित होने लग जाएंगे या गति करने लगेंगे, और यदि कोलाइडी कण होंगे ऋणावेशित तो एनोड की ओर वो गति करने लगेंगे। और इस घटना को आप कहते हो वैद्युत कण संचलन। तो आपको तीसरे के आंसर में उन्हें समझाना है वैद्युत कण संचलन। उसके बाद आता है बेटे अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 23। तो अभ्यास का 23वां क्वेश्चन भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। निम्न पदों को समझाइए। पहला है वैद्युत कण संचलन, बताओ समझा दोगे क्या? और चौथा भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड है टिंडल प्रभाव, बताओ समझा दोगे क्या? तो ये बेटे क्वेश्चंस हैं जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो टॉपिक हमने आज डिस्कस किया है। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेंगे और पढ़ाई में बहुत मेहनत करेंगे। ले लिया बेटे? ठीक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज के टॉपिक आपके समझ में आए होंगे कि हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। और बेटे मैं बार बार कहता हूं कि आपको प्ले लिस्ट के अनुसार ही अपनी पढ़ाई करनी चाहिए और अपने नोट्स बनाने चाहिए, और बेटे रिवीजन भी अपने नोट्स से बार बार करते रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप बेटे पढ़ाई में जितनी मेहनत करोगे इस समय, ये मेहनत आपके फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आने वाली है और आपको जीवन में सफल बनाने वाली है। पढ़ाई में की गई ये मेहनत जो इस समय आप कर रहे हो। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।